ठीक है ग्रेविटेशन। तुम्हारे चैप्टर में है, चैप्टर 3 या 4 होगा, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है। यानी खैर चुंबकीय शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन। अगर कहेंगे कि ग्रेविटेशन का डेफिनेशन बताओ तो क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि समझो एक बॉडी है, बॉडी ए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नाम क्या है उसका? ए। दूसरा बॉडी है, उसका नाम क्या है? बी, ठीक है। एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये याद रखना कि इसमें सपोज करो कि इसका कुछ मास है, मास का मतलब इसका भार, और इस बॉडी में भी क्या है? कुछ मास है, ठीक है। तो मास होने के कारण जो बॉडी में मास होगा वो क्या करेगा? अपने अंदर ग्रेविटेशन पैदा करेगा, ठीक है। दुनिया का हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल किसके पास है? अर्थ के पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास यानी उसका वजन सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सबसे ज़्यादा भारी अर्थ, ठीक है। तो ये बॉडी और ये बॉडी, यानी ये बॉडी इसके ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बॉडी इसके ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। खोजा था किसने? न्यूटन ने, इसको ग्रेविटेशन, ठीक है। पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन, यानी इसाक न्यूटन जिसको बोलते हैं, या आइजैक न्यूटन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसके बाद आगे हम लोग इसका इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब कि कोई एक बॉडी है, इसका जो फोर्स, इसका जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? ग्रेविटेशन फॉर अट्रैक्शन इन ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके मास का। यानी ये जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। मास जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये हो गया, ये याद रखना, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी एंड इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये समझ गए यूनिवर्सल लॉ? अच्छे से समझ में आ गया। अब इक्वेशन में आते हैं, इक्वेशन देखो इसका, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी है, एक पेन क्या हो गया? एक बॉडी हो गया, ध्यान से देखना। और ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये पेन, ठीक है। तो अर्थ का मास इतना ज़्यादा है, पेन के बदौलत, इस पेन के बदौलत अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए ये क्या कर रहा है? ये पेन खींच ले रहा है। क्या ये पेन भी अर्थ को खींच रहा है? खींच रहा है, ठीक है। क्या कारण है? इसमें हमने जो डिफिनेशन लिखाया कि कोई भी दो पार्टिकल्स ए, पार्टिकल्स बी, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स बी हो गया, अर्थ क्या हो गया? पार्टिकल्स ए हो गया, तो दोनों आपस में खींचेगा ना। लेकिन इसका मास इतना कम है, किसके बदौलत? अर्थ के बदौलत, कि जो खींचता है उसको, तो ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। सपोज मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ देखो।
सपोज करो कि अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, ये अर्थ का मास है, ठीक है, और इसको माइनस कर दो 6 इंटू 10⁻24 kg। ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ये पेन, तो ये कितना निग्लेजिबल है, यानी अप्रॉक्स एकदम माइनस में चला गया। सपोज करो माइनस कितना हो गया, -6, ये 24-25 बार जीरो दोगे ना, ये माइनस में केजी में किसका? पेन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो क्या मालूम चलेगा इसको? हम लोग को मालूम चलेगा कि अर्थ उठ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं मालूम चलेगा, तो नेग्लिजिबल, लेकिन लगाता तो है ना, हैं? हम लोग जब अर्थ पे चलते हैं तो अर्थ के ऊपर कूदते हैं तो क्या होता है, अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशन लगाता है, लेकिन हम भी उसको ग्रेविटेशन लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता। समझ गया? आगे देखो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हमने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो एक ले लेते हैं मास 1 यानी एक मास 2, यानी बॉडी ए बॉडी बी, दो ले लिए। अब फोर्स क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। आर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे, वी कंबाइन टू इक्वेशन वी गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को मिला रहे हैं तो क्या निकल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या है हमारा, m इज अ मास ऑफ वन बॉडी, दो बॉडी था ना, तो ये पहला वाला बॉडी का मास है और दूसरे वाले बॉडी का ये मास है, और अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस है दोनों बॉडी के बीच, ठीक है, ये निकला। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना, ये हटाएंगे तो एक जी कांस्टेंट लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू जी कांस्टेंट्स इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना होता है, ये आगे देख रहे हैं हम लोग। जी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, किसके बदौलत, इसके आए बदौलत यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या मिला, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रहेगा ये फॉर्मूला, आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये एफ का मतलब फोर्स होता है, ठीक है। एम का मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी पहला ऑब्जेक्ट का होगा। m2 का मतलब मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, याद रहेगा। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ये होगा आर, ठीक है। जी क्या है जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी की वैल्यू कितना होती है 6.7, यानी 6.67 रखो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg अपॉन -2 स्क्वायर, ठीक है। बहुत लंबा है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक रफली माइंड में याद रखना। हर जगह क्वेश्चन तुमको देगा ना, तो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में ही कि जी का वैल्यू इतना है, लेकिन तुमको याद रखना है कितना होता है 6.67 पावर -11। हाँ, उसका यूनिट बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2, ठीक है, याद रहेगा। अब इसका वैल्यू एसआई यूनिट में देखते हैं कि जी का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या है जी, 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का -2। डाइन क्या है, डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स को जो यूनिट बोलते हैं उसको डाइन भी बोलते हैं। और एक क्या है जी, फोर्स का यूनिट एक और क्या है, न्यूटन, याद रहेगा ना। दूसरा क्या है, डाइन, याद रहेगा ये।
ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है 9th क्लास में कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ठीक है, एंड द फोर्स आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू द इन डायरेक्शन। कह रहा है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई भी एक बॉडी जो है, ठीक है, जितना ये इस पे लगा रहा फोर्स उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, तो दैट इज अ एक्शन एंड रिएक्शन टू दी बॉडी। ठीक है, इसका क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सुना होगा ना न्यूटन थर्ड लॉ, उस दिन पढ़ाए भी थे तुमको। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ सेंट्रल फोर्स आइदर इट इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। यानी यहाँ पे देखो ये बॉडी ए है, ठीक है, ये बॉडी क्या है, बी है, तो यहाँ जो सेंट्रल एक्टिंग फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसका। ठीक है, ऐसे करके नहीं ना आता है, ये इस तरह से सेंट्रल फोर्स लगता है। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इंडिपेंडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द इन्वर्टिंग मीडियम। ठीक है, यानी बॉडी ए है और बॉडी क्या है, बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, अगर कोई तीसरा मीडियम आ जाता है यानी तीसरा ऑब्जेक्ट इस पे रख दें, यानी दो बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे रख दो, बीच का जो मीडियम है अगर इसके बीच में कोई और चीज़ रख देंगे तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है यहाँ। ठीक है, लेकिन और सब चीज़ों में क्या होता है कि यहाँ रख दिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ और यहाँ दो मेटल रख दिए या फिर आयरन रख दिए और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिए और बीच में क्या कर देंगे, प्लास्टिक लगा दिए, तो उसका क्या हो जाएगा, मीडियम के कारण वो रुक जाएगा। लाइट में भी यही है, मीडियम के कारण लाइट में रिफ्लेक्शन हो जाता है, बट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो मीडियम रख दिए, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो तीसरा मीडियम आने के कारण, तीसरा ऑब्जेक्ट आने के कारण इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी। सेम चीज़ यही बोल रहा है, दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा बॉडी आ जाता है, बॉडी सी, तो इसमें चेंजेस नहीं आएगा, उतना ही फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। ये भी यही बोल रहा है। हाँ, ये भी यही चीज़ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज बट बिकम एप्रिसिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट। जो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले समझाएं कि एक बॉडी है, छोटा सा कोई भी ले लो, पेन, ठीक, और इसके सामने एक बड़ा सा अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके प्रति ये नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बट अर्थ क्या करेगा, इसको खींच लेगा, लेकिन वही पेन जो खींचेगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो जो स्टार्स और प्लैनेट होते हैं उसके क्या होगा, एप्रिसिएबल होगा। स्टार्स और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जैसे अर्थ और दूसरा स्टार जब फोर्स लगाता है तो दिखता है ना जी, अर्थ भी खींचा जाएगा हल्का सा, स्टार भी खींच लेता है। छोटा स्टार होता है, बड़ा स्टार के सामने जाता है तो खिंचा जाता है, समझ गया, और उस छोटे स्टार पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो उसको खींच लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। Gravitational force is a long range force. Gravitational force between two bodies is effective even if there is distance of the separation is very large. For example, gravitational force between the sun of the earth is of the another of 10 to the power 22 Newton, although distance between them are the 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। कहता है कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ डिस्टेंस जो होते हैं, डिस्टेंस के कारण ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस बहुत दूर हो गया तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, लगता है, वो भले ही कम बेसी हो जाएगा लेकिन लगता है। एग्जाम्पल में दिया है कि जो सन है हमारे अर्थ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इतना पावर में, जबकि उसकी दूरी कितना है जी, 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर।
ठीक है, लेकिन उसका ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है ना, इतना न्यूटन का, दूरी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी इतना न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है, समझ रहा है ना। तो यही एक छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दूरी के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लगता है। समझ में आ गया ये। एक क्वेश्चन है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, अर्थ का मास है ये, एंड द डायट ऑफ द मून, और मून का कितना है 7.4 × 10⁻22 kg। ये अर्थ का है, ये मून का है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। यानी एक यहाँ पे क्या रख देते हैं, अर्थ जिसका मास कितना है 6 × 10⁻24 kg। दूसरा एक लेते हैं मून, इसका मास कितना है 7.4 × 10⁻22 kg। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 3.84 × 10⁵ kg किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है ना किलोमीटर। तो ये बॉडी ए हो गया, ये बॉडी बी हो गया। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। हमने क्या बताया था, कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था ना, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r² से निकलेगा ना, फॉर्मूला बताए थे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या पता चल जाएगा कि कितना एक्सर्टेड हो रहा है अर्थ पे ऑन द मून, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है। हमारे पास m1 है, m1 का वैल्यू कितना दिया है 6 × 10⁻24 kg, और मास ऑफ द मून m2 हो गया 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, d इज अ r, ठीक है, ये भी मान सकते हैं। d दे दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसीलिए, और d को r भी मान सकते हैं, डिस्टेंस ये दोनों, ठीक है। 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, किलोमीटर को हम लोग क्या चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया। तो चेंज करने के बाद क्या होगा जी, 3.84 × 10⁵ था, यहाँ 1 2 3 0 है, तो 5 3 8, तो हो गया 8 पावर, 3.84 × 10⁸ मीटर में चेंज हो गया। ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में था मीटर में हमने चेंज कर दिया। और जी का वैल्यू कितना था याद है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का पावर -2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r², यानी इसमें दिया है d, तो d इज इक्वल टू r, ये भी समझ सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे किसका, g का, ये g का वैल्यू हमने पुट किया, उसके बाद इंटू m1 का वैल्यू पुट करेंगे, यानी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, और उसके नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, काट छाट करेंगे, तो हमको मिलेगा क्या 2.01 है, हाँ 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। न्यूटन का फोर्स लगा रहा है कौन, अर्थ, ठीक है, क्या लगा रहा है, ऑन द मून, ठीक है। thus the force exerted by the earth on the moon is 2.01 into 10⁻20 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करना भाई, ये इक्वेशन क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में दे सकता है, पर ये इक्वेशन याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सन मून वाला ही देगा, कुछ और भी दे सकता है। तुम्हारे पास फॉर्मूला रहना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r², ये याद रखना हमेशा, जिसमें g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू याद ना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2, ठीक है, याद रहेगा, यूनिट वगैरह सब लिख दिए हैं, ये जी का वैल्यू है, ठीक है, बस इतना ही आज के लिए।